रिक्वेस्ट मैंने की थी जुनेद निज़ामी साहब, तो उसमें आप देखेंगे टीचिंग ऑफ साइंस में बहुत सारे मेथड्स हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, इंक्वायरी मेथड है और उसी की तहत साइंस की टीचिंग जो है वो की जाती है। वैसे हमें उनकी यानी टाइम टू टाइम जो है रिवाइज करते रहना चाहिए उनकी टेक्निक्स को, मेथडोलॉजी को, तो उससे ये कि ताकि हमारी जो टीचिंग है ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो पाए। और आज सर से मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की है कि बाद का हम कहते हैं कि ये एक बंदा जो है बहुत एक्सपीरियंस्ड है, एजेड है और बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा है, उसको जो टॉपिक को वो जो कंपोज़ करता है बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसके सामने बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स होती हैं और वो बाद का उससे ये कह लें कि थोड़ा-सा एक्ज़ैजरेट कर जाता है, टॉपिक में बहुत सारी बातें जो है गैर ज़रूरी भी शामिल कर देता है। लेकिन जो हमारे जो न्यू टीचर है हमारा जो है, यानी उससे अक्सर ये सोचा देखा गया है कि वो जो है टू द पॉइंट बात करता है। यानी वो देखता है कि ये हमारा मेरा टॉपिक क्या है और उसी टॉपिक से वो जो है यानी कन्फाइन रहता है और उसी टॉपिक तक वो रहता है। तो हमारे फैकल्टी मेंबर जो कि क्वाइट यंग है और आई एक्सपेक्ट कि ये बिल्कुल हमारे ये कह लें कि जो टॉपिक है उस तक ये बहुत बेहतर तौर पे उसे एक्सप्लेन करेंगे। माशाल्लाह इनका एक नाम है यहाँ पे हमारे यहाँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब जुनेद निज़ामी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और ये टॉपिक स्टार्ट करें। थैंक हाँ, एक्चुअली इतने मोस्ट सीनियर असातिज़ा मेरे सामने बैठे हैं। बच्चों को पढ़ाना इट्स अनदर थिंग, लेकिन टीचर्स के साथ, असातिज़ा के साथ डिस्कशन ये बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है। असल में मेरा मकसद ये था कि हम इसको इस तरीके से करें कि जो टॉपिक हमने छोटे बच्चों को डिलीवर करना है ना, उसमें हम आपस में डिस्कशन करके कोई एक कंसेंसस बना लें ताकि वो बच्चे जब छोटे लेवल से सीखना शुरू करेंगे और जब वो बड़े लेवल तक आएँगे, तो हम सबकी बात एक ही होगी। मसलन जो मैंने उनको सिखाना या जो आपने उनको सिखाना वो एक ही बात होगी। उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, वो ईज़ी टू अंडरस्टैंड होगा ना। तो उस चीज़ को लेकर हमने ये वाला काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि इसमें हम सारे ही मिल-जुल कर एक-दूसरे से सीखेंगे। कुछ मैं आपसे सीखूँगा और बहुत सारी चीज़ें मतलब ये नहीं कि हम एक-दूसरे के साथ डिस्कशन से सीखेंगे। तो मोहतरम हमारा आज का जो टॉपिक है पीरियोडिक टेबल को लेकर है। वैसे तो लेक्चर बेस नहीं होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि छोटे बच्चों के लेवल पर एक्टिविटी बेस्ड अगर हम ये करवा लें, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा बच्चों को समझने में ना। मसलन जैसे पीरियोडिक टेबल है, तो हमें शायद इसके एसएलओज़ को अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहली बात जो उसने गिवन है, यहाँ पे मेंशन की है, तो उसने कहा जी आप रिकॉग्नाइज़ करवाएँ पीरियोडिक टेबल को एज़ अ वे ऑफ क्लासिफिकेशन कि आप पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे ग्रुप्स और पीरियड की। तो मेरा तरीका क्या है मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। मैं बच्चों को कैसे सिखाया करता हूँ, मैं बच्चों को कहता हूँ कि भाई ये जो आप बैठे हैं ना रोज़ के अंदर और ये जो आप ग्रुप्स के अंदर बैठे हैं और पीरियड्स के अंदर, तो मैं उनको पीरियड्स इसी तरीके से ही बनवा दिया करता हूँ कि भाई ये देखो ये एक पहला पीरियड है, फिर ये दूसरा पीरियड है, फिर ये तीसरा पीरियड है। तो इस तरह से 7th पीरियड्स और फिर इस तरह से ग्रुप्स बनवा दिए उनके कि आए जनाब ये आपका पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, जो मेन 7 ग्रुप हैं वो 7 रोज तक उनको क्या करवा दिया कंप्लीट करवा दिया और एक पेज लेकर उनकी कॉपी से एक पेज लिया और उसके ऊपर बड़ा बड़ा एलिमेंट का नेम लिख दिया। जैसे पहला पहला बच्चा बैठा हुआ है तो उसको पहला पहला नेम लिख के दे दिया हाइड्रोजन का कि जी आपने ऐसे पकड़ लेना है कि आप कौन है जी मैं हाइड्रोजन हूँ। उससे नेक्स्ट वाला कौन है जी मैं लिथियम हूँ। फिर नेक्स्ट वाला कौन है मैं जी सोडियम हूँ। तो इस तरीके से हम ये पहला ग्रुप फिर दूसरा ग्रुप ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इससे बच्चे के लेवल पर इसका कंसर्न नहीं है। इवन दो के 9th लेवल पर भी ये चीजें इतनी मतलब यानी कि पढ़ाने वाली नहीं है। पढ़ानी चाहिए हमें लेकिन इन डेप्थ ये वाली चीजें डिस्कस नहीं होती। ये है मेन जो एलिमेंट्स है नॉर्मल एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं। तो इसी तरीके से फिर ये थर्ड ये फोर्थ ये फिफ्थ सिक्स सेवंथ और एट्थ नोबल गैसेस तक ये हम उनके ग्रुप्स बनवा के उनको नाम लिखवा के उनके हाथ में दे दिए चलें जी अब अपना अपना नाम बता दें। तो इस तरह से फिर बच्चों को सामने बुला लिया आओ देखो जी पीरियोडिक टेबल को अपनी आंखों से देखो ये पहला ग्रुप है ये दूसरा है ये तीसरा है ये चौथा है। चलो जी इसका नाम बोलते चले जाओ। फिर दूसरे को बुला लिया अब बेटा आप बोलो इसका नाम। फिर तीसरे को बुला लिया चलो बच्चे आप नाम बोलो। वो इस तरह करने से ये होता है कि चौथे पांचवें बच्चे तक ऑलमोस्ट आधी क्लास को वैसे ही पता चल जाता है कि ये ग्रुप्स हैं
और ये पीरियड्स हैं, और इस ग्रुप्स में इतने एलिमेंट्स हैं, और ये है, इस ग्रुप में ये वाले एलिमेंट्स हैं और यही है, इस ग्रुप्स में ये वाले एलिमेंट्स हैं। तो मकसद वैसे मतलब अगर मैं अपना जाती स्टैंस बताऊं तो मेरा ज्यादा फोकस इसको याद कराने पर नहीं होता। हायर क्लासेस में जाकर ये बात अब हमने सीख ली कि पीरियोडिक टेबल आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है कि भाई ये लो पीरियोडिक टेबल, इसको देखकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो। लेकिन छोटे लेवल पर चूंकि हमारी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं कि जी पहले 18 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, तो उसकी छोटी सी मैंने एक राइम बना ली। मैंने कहा इस तरीके से फिर उनको याद कराना ज्यादा आसान हो सकता है। हाँ जी, ये तो था इसका सबसे पहला एसएलओ कि आपने एक्टिविटी बेस्ड जो है स्टूडेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स बताने हैं कि ये ग्रुप्स जो वर्टिकल कॉलम्स हैं और हॉरिजेंटल रोज जो है वो क्या बन जाएंगी, उनकी पीरियड्स बन जाएंगे। फिर पीरियोडिक टेबल सामने रखकर उनसे पूछा, हाँ भाई बच्चे बताओ कितने पीरियड्स हैं हमारे, ये जो हमारे पीरियड हैं, तो उनको काउंट करवा दी। ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये सेवंथ। तो कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड। उसने आते ही यहीं पे यह सवाल दागना है, उसने कहना है कि सर ये भी तो दो अलग से पड़े हुए हैं, इनको भी हम काउंट करेंगे तो 9 नहीं हो जाएंगे? फिर उसकी जस्टिफिकेशन हम क्या देते हैं कि बेटा बेसिकली ये जो दो पीरियड्स हैं, ये देखो, ये आपको खाली जगह नजर आ रही है, ये इधर लिखा हुआ है इसके ऊपर एलिमेंट्स का कि ये 57 से लेकर और 71 तक, ये सारे के सारे, ये देखो 57 से ये 71 तक, ये सारे एलिमेंट्स इस जगह के अंदर आएंगे। फिर उसका एक अगला सवाल होता है कि सर इनको इधर क्यों निकाल के रखा हुआ, इसको इसके अंदर क्यों नहीं रखा? तो इसके अंदर ना रखने की वजह, अगर हम इसको इसके अंदर एडजस्ट कर दें तो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल बिगड़ जाएगा। ये वे मैनेजमेंट जो इसकी नजर आ रही है, जो मैनेजेबल वे में नजर आ रहा है, इसकी मैनेजमेंट बिगड़ जाएगी। ये वाली दोनों रोज निकल के इस जगह पर आ जाएंगी, वो कितना अजीब सा लगेगा, पहली बात। और दूसरी कि ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं और ऊपर वालों से मैच नहीं करती हैं। भाई देखें, अगर हमने सोडियम को लिथियम के नीचे रखा है तो उसकी वजह यह है कि इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं। इसके नीचे पोटाशियम को रखा तो इसकी प्रॉपर्टी इनसे मैच करती हैं, उसके नीचे रुबिडियम है तो उसकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच करती हैं। लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अपने ऊपर वालों से मैच नहीं करती, स्कैंडियम और यट्रियम से नहीं मिलती इनकी प्रॉपर्टीज। तो फिर इनको निकालकर हमने अलग से रख दिए कि एक तो वो खूबसूरत मैनेजेबल वे में भी आ जाए, और इनकी प्रॉपर्टीज चूंकि ऊपर वालों से नहीं मिलती तो उनको निकाल के अलग रख दिए। अब यहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जनरेट हुआ कि सर ग्रुप्स जो है ना वो सारे के सारे फैमिलीज हैं, ये सारी फैमिलीज हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं, लेकिन ये वो रोज हैं जिनकी रो में पीरियड में प्रॉपर्टीज आपस में क्या करती हैं, मैच करती हैं। तो हमने इनको निकालकर इन दोनों रोज को यहाँ रख दिया, तो बच्चे ये दोनों इसके अंदर ही आएंगे। तो टोटल पीरियड्स कितने हैं जी? 7 पीरियड। चले अब ग्रुप्स काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग करा के टोटल 18 ग्रुप्स उनको करवा दिए काउंट। ये 18 ग्रुप्स और 7th पीरियड का पीरियोडिक टेबल है। फिर अगला सवाल कि ये बनाया क्यों है इसको ऐसे? तो सिंपल कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स को याद रखना बहुत ही मुश्किल है, उनको याद नहीं रखा जा सकता। तो फिर क्या करें, उसको किसी ऐसे तरीके में, किसी ऐसी क्लासिफिकेशन में ले आए कि हम उसको आसानी से एक रो को या एक ग्रुप को देखकर हमें अंदाजा हो सके कि वो किसके बारे में क्या बात कहना चाहता है। तो हमने उनकी फैमिली तो ये सामने रखकर बेटा काउंट कर लें इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और उनके नेम क्या है। वैसे तो इस बुक पर 18 एलिमेंट्स तक का उसने जिक्र किया कि आप 18 एलिमेंट्स उनको रिकॉग्नाइज करवा दें, लेकिन ये उसने एक्टिविटी के तौर पर दिया हुआ है कि जो नेक्स्ट 2 पीरियड्स हैं उसका भी उसको कम से कम कुछ ना कुछ नो हाउ हो, उसको पता चल जाए कि ये वाले भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इसके नेम क्या है, सिंबल्स क्या है। ये आप खुद बेशक पढ़ दें, अगर आप पढ़ देंगे तो बच्चे को याद रखना भी आसान होगा। खुद एक दफा इसको रीड आउट कर दें। फिर नेक्स्ट आपके पास जो एक पूरा ब्लॉक बना के दिया हुआ है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उनके फैमिलीज के नेम है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इनको फैमिली क्यों कहते हैं, जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको फैमिली क्यों कहा जाता है। मसलन ये जो पहला ग्रुप है इसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, इसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि ये मेटल नहीं है, गैस है, ये अल्कली मेटल्स। फिर सेकंड फैमिली को
अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये सारे बीच में ट्रांजिशन मेटल्स है। फिर यहां पर आ जाए बोरॉन फैमिली पहले मेंबर के नेम पर, कार्बन फैमिली पहले मेंबर के नेम पर, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, वैसे इनको निक्टोजेंस भी कहते हैं, इनको कैल्कोजेंस भी कहते हैं और इनको हेलोजेंस भी कहते हैं। इसका नाम हेलोजेंस, ये ऑक्सीजन फैमिली, ये नाइट्रोजन फैमिली। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर आप उनको बता सकते हैं कैल्कोजेंस और निक्टोजेंस, और ये सारी की सारी नोबल गैसेस है। तो ये फैमिलीज है। तो सवाल ये होता है कि ये फैमिली क्यों कहते हैं इनको, फैमिली कहने की वजह क्या है। फैमिली इसलिए कहा जाता है कि कुछ ना कुछ उनमें रिजेम्बलेंस होती है। वो रिजेम्बलेंस क्या है कि उन सब के जो वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में क्योंकि वो पहले ग्रुप का मेंबर है तो उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। सेम एज इट इज जो लिथियम है, लिथियम के भी वैलेंस शेल में, ये उसका पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन। सेम एज इट इज सोडियम है, तो सोडियम के भी वैलेंस शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि सब के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, उस बेस पर हम इनको कहते हैं कि ये क्या है, फैमिलीज है। दे हैव सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई दे गेट्स द नेम फैमिली। तो उसी बेस पर अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजेंस और नोबल गैसेस की ये फैमिलीज है। उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी साथ ही मेंशन किए हुए। एक कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे चले, इसकी तो समझ में आती है सर कि ये ग्रुप 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन। सर ये जो ग्रुप 13 है इसके तो फिर 13 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप्स का तो है, लेकिन इसको 2 ग्रुप्स में भी डिवाइड किया हुआ है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। तो ये जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे सब ग्रुप ए हैं, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये सब ग्रुप बी है। तो सब ग्रुप ए के लिहाज से देखेंगे तो उसमें ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स काउंट नहीं होंगे, तो 1 2 ये नहीं होंगे, तो सीधा ये क्या आ जाएगा, सब ग्रुप 3A 4A 5A 6A 7A, इस तरीके से आ जाएंगे। तब भी अगर आप 13 के हिसाब से भी देखें तब भी इसके वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन बनेंगे, जैसे ग्रुप 13 वाले के पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे 3 होंगे, बोरॉन के हैं 5 एटॉमिक नंबर, तो अगर बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसी तरह से 14 वाले के पास 4, 15 वाले के पास 5, 16 के पास 6, 17 के पास 7 और 18 वाले के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो नोबल गैसेस और किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। सेम यही तरतीब यहाँ पर बुक में मौजूद है। फिर पहले 18 एलिमेंट्स भी लिखे हुए हैं, वो भी हमने डिस्कस किया कि वो किस तरीके से बच्चों को याद करवा सकते हैं। आप इससे बेहतर राइम भी बना सकते हैं, ये मैंने अपना बताया कि मैंने ये वाली राइम बनाई हुई है उनको याद करवाने के लिए। नेक्स्ट एक बड़ा मजे का टॉपिक दिया हुआ है मेटल्स की प्रॉपर्टीज, और कि जो हमारे पास 9th की बुक्स आई हैं उसके अंदर जो एक्सरसाइज बनाई है और जो चीजें उन्होंने डाली है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे है जो 8th वाली है। ये तो हमें बाद में पता चला, हमने इनको देखा नहीं, कि हमें अगर पता हो कि ये जो चीजें 8th में पढ़ाई जा रही हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट किए इन्होंने आगे। हमें बड़ी अच्छी बात की, ये तो 3 साल से आई हुई है, तो गवर्नमेंट को पता है कि जो बच्चा 3 साल से 6, 7, 8 में ये चीज पढ़ रहा है, 9th वाली बुक उसके लिए अब न्यू नहीं है, वो हमारे लिए न्यू है, हमें अब उसको देखना पड़ रहा है। तो इसमें मेटल की प्रॉपर्टीज दी हुई है, तो डेली लाइफ पर आप उनको ला सकते हैं। कोई भी मेटल ले लें, बेशक क्लास में से ले लें या बेशक खुद ले आए और उनको दिखा दें, बच्चे ये देखो मेटल। अब मेटल के बारे में जो पहली पहली प्रॉपर्टी है उसकी स्टेट है, तो भाई आपको कैसी नजर आ रही है, ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, बच्चा खुद बताएगा कि सर ये सॉलिड है। तो सॉलिड स्टेट की वजह से हम इसको कहां कहां पर यूज कर सकते हैं, इस सॉलिड स्टेट की हार्डनेस की वजह से हम रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं, इससे शिप्स बनाते हैं, गाड़ियां बनाती हैं, क्लास के पंखे दिखा दें उन्हें, देखो ये जिस बेंच पे बैठे हुए ये देखो ये मेटल की बनी हुई है, ये सॉलिड है। जिन चेयर्स पे बैठे हुए देखो ये मेटल की बनी हुई है, ये सॉलिड सर। सेम इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी दी हुई है उसकी, लस्ट्रस। लस्ट्रस प्रॉपर्टी क्या है, उसकी जो शाइनी सरफेस है, उस शाइनी सरफेस को लेकर बड़ी जबरदस्त उसने एक लिखा है यहाँ पे, रिफ्लेक्टर, कि हम इसको रिफ्लेक्टर के तौर पे यूज करते हैं। जैसे बाइक में हमारे जब वो लगी होती है लाइट, उसके पीछे रिफ्लेक्टर लगा होता है एल्यूमिनियम,
वो लाइट को क्या करता है, इनहेंस करता है, वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी की वजह से। इसी तरीके से जो हम मिरर बनाते हैं जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, वो मिरर भी क्या है, बेसिकली लस्ट्रस प्रॉपर्टी की वजह से, उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से। और जो हम फ्रेम लगाते हैं, यहाँ पे 3 चीजों का जिक्र किया उसने, जिसमें पिक्चर लगाते हैं हम, तो वो फ्रेम भी मेटल का बनाते हैं लस्ट्रस होने की वजह से। क्यों? कि जब आप रूम में एंटर होंगे, उस फ्रेम की रिफ्लेक्शन आपको आई कैच करेगी, आप फौरन से उस पिक्चर की तरफ जाएंगे। तो कभी भी आप नोट करें, जो आर्ट गैलरीज हैं उनके अंदर भी जो फ्रेम्स है वो इसी मेटल के बनाए जाते हैं, इसीलिए कि जब आप आर्ट गैलरी में एंटर हो तो आई कैचिंग हो। क्यों आई कैचिंग हो? क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रही है, और रिफ्लेक्शन की वजह से वो आई कैचिंग है, तो आपको मजबूरन उसको देखना पड़ता है उसकी लस्ट्रस प्रॉपर्टी की वजह से। सेम एज इट इज कंडक्टेंस है, तो हमारे पास ये जो तारे हैं इसमें से जो करंट गुजर रहा है, या घरों पे जो हमारे पास कुकिंग पैन्स हैं वो सारे के सारे मेटल के हैं, तो कंडक्टर है, हीट कंडक्ट करते हैं मेटल। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कि वो शीट्स बना सकते हैं, उनकी तारें बना सकते हैं, ये उनकी मेलेबिलिटी या डक्टिलिटी है। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, चूंकि सॉलिड है तो बहुत ज्यादा है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो जिस चीज का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो हम उसको कुकिंग यूटेंसिल्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। कि जिस चीज का खुद का मेल्ट होने की जो पॉइंट है वो बहुत ऊपर है, तो उससे हम किसी भी और हल्की चीज को क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। जैसे हम तवे पे रोटी बना लेते हैं या अंडा बना लेते हैं, क्योंकि खुद वो जो पैन है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो उससे पहले पहले जो चीज उसके ऊपर डाली है वो मेल्ट हो जाएगी या वो पक जाएगी। इसी तरह से अलॉय फॉर्मेशन है, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा नाम दिया हुआ है जर्मन सिल्वर का, कि वो कॉपर, जिंक और निकल का मिक्सचर है। इसी तरह से ब्रास है हमारे पास, और फिर नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हैं, दैट्स इट पूरा का पूरा। अलॉय मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल या नॉन मेटल के साथ जो मिक्स करते हैं। अलॉय बनाने के ना 2 मकासद है। सबसे पहला मकसद है कि किसी मेटल को क्रोजन फ्री बनाना, कि मेटल की क्रोजन ना हो, जिसकी वजह से हमें उसे पेंट करना पड़ता है। अगर आप अलॉय बना ले, जैसे स्टेनलेस स्टील है, जिंदगी में हमें नहीं याद पड़ता, अगर हमने उनको 10-12 सालों से 13 सालों से देख रहे हैं तो उनको कभी जंग नहीं लगा स्टेनलेस स्टील को, इसलिए उसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं, क्योंकि उसको जंग नहीं लगता, अलॉय बना हुआ है वो। सेम एज इट इज जर्मन सिल्वर के बर्तन पहले आया करते थे, जो हमारे पास घरों में बर्तन जर्मन सिल्वर के पुराने दौर की बात, अगर किसी के पास पड़े हो तो उनको कभी जंग नहीं लगा होगा, क्योंकि वो अलॉय हैं। और दूसरा, उनकी ब्रिलियंस बढ़ जाती है और उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, वो आम मेटल के मुकाबले में दुगने जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ रखते हैं, उनको फोर्स बेरिंग एबिलिटी उनकी बढ़ जाती है। तो ये पूरा चैप्टर सर जी, मखसूस चमक, लस्ट्रस शाइनी सरफेस, तो उसी शाइनी सरफेस की वजह से हम उसको रिफ्लेक्टर के तौर पर और मिरर के तौर पर यूज करते हैं। बस ये चैप्टर दी एंड हुआ, आगे इसके कुछ क्वेश्चंस हैं सर। थैंक यू सो मच सर। सर